कैसे होती है? तो क्रेट में दो तरीके के प्रश्न आते हैं। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है, दूसरा आता है लिखित सब्जेक्टिव प्रश्न, मतलब आता है, उसको लिखना होता है, उत्तर देना होता है। तो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है ये आपका 100 नंबर का होता है और इसमें 50 प्रश्न होते हैं। इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी का, दूसरा भाग होता है वो होता है आपके विषय से, अर्थात हिंदी से या फिर आप किसी और विषय से हैं तो उस विषय का। रिसर्च मेथोडोलॉजी सबका कॉमन होता है और ये 25-25 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न का 2 नंबर होता है, तो इस प्रकार से 50 प्रश्न के 100 अंक हो जाते हैं। और दूसरा होता है जो प्रश्न वो आता है रिटेन वाला, जो होता है आपका सब्जेक्टिव पेपर जो होता है वो 200 नंबर का होता है। उसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रकार का प्रश्न आता है। एक इसका नंबर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है अवंतिका अच्छे से देख के आई है और अवंतिका बताएंगी कैसे क्या है। तो अवंतिका बात शुरू करें, उसके बाद कुछ प्रश्न ले लिया जाएगा और प्रश्न पर बातचीत शुरू ठीक है। होगी। अवंतिका जी आप बता दीजिए कि जो रिटर्न वाला होता है कितने कितने नंबर का होता है, फिर हम बात इस तस्त पे आएंगे कि कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है, किसको क्या। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए, और विशेष रूप से आशीष जी का और मेरे दोस्त आयुष का। और अभी आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज प्रेमचंद्र की जयंती है, तो मैं इस वक्तव्य को शुरू से करने से पहले उनके द्वारा कहा गया एक कथन कहना चाहूंगी कि सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त होता है जो अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहते हैं। तो हमें अब जो ग्रेड का एग्जाम है ये कर्तव्य पथ है, इस पे अडिग रहना है। और अब हम अपने ग्रेड का जो पूरा सिनेरियो है, एग्जाम पैटर्न है, एलिजिबिलिटी क्या है और क्वालिफाइंग क्या उसका नंबर है और सिलेबस क्या है और स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इस पे आगे बात करेंगे। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देती हूँ। मेरा नाम अवंतिका केशरवानी है। मैंने अपना बीए और एमए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया है और मैंने ग्रेड भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में क्वालिफाई किया और दूसरी रैंक प्राप्त की ग्रेड में, और अभी मैं शोध विद्यार्थी के रूप में वहाँ पे कार्यरत हूँ। अब मैं, जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे जुड़े हैं जिस मुद्दे या जिस विषय पर बात करने के लिए, तो ये ग्रेड 2024 एग्जामिनेशन है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ग्रेड होता क्या है? ग्रेड मतलब कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज करती है। इसमें सभी मतलब कि हम तो हिंदी के विद्यार्थी हैं, सभी जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं तो सबका मतलब कंबाइंड रूप से ऑर्गेनाइज किया जाता है ये एग्जाम। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले तो एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है, इस पॉइंट को अगर हम देखें तो जैसा कि लोग अक्सर प्रश्न करते हैं कि हम नेट है या हम जेआरएफ है, हम फॉर्म डाल सकते हैं या नहीं, या मेरा नेट भी नहीं है तो हम फॉर्म डाल सकते हैं या नहीं। तो इसकी कोई ऐसी एलिजिबिलिटी नहीं है। इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी यही है कि आप जो पीजे है आपका 55% से आप क्वालिफाई कर रहे हो, तो आप इसको डाल सकते हैं फॉर्म और आप एग्जाम दे सकते हैं। और इसके अलावा हमारे यहाँ क्रेट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत हद तक मैटर करता है। जैसे कि आपका हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए और नेट या जेआरएफ आप क्या है। तो अगर आपका हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन अर्थात 60 से ऊपर परसेंट होगा तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। इंटर में आपका 30 से ऊपर होगा तो 3 नंबर मिलेंगे। आदर्श भाई आपका माइक चालू है, जरा ऑफ कर लीजिएगा। ठीक है। और हाँ कंटिन्यू करूँ। हाँ, बीए में यदि आपका 60% से ऊपर होगा तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, और एमए में आपका 60 से ऊपर होगा तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। आपका नेट होगा तो 3 नंबर, जेआरएफ होगा तो 5 नंबर मिलेंगे। तो मतलब एकेडमिक बैकग्राउंड से आपको 25 मार्क्स मिल रहे हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, तो जैसा कि लोग क्वेश्चन अक्सर करते हैं, तो हमारे यहाँ एग्जाम 2 लेवल पे कंडक्ट कराया जाता है, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। तो लेवल फर्स्ट जो होता है वो रिटन एग्जाम होता है जिसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो जो लेवल फर्स्ट होता है ये 300 नंबर का होता है, 300 नंबर का होता है। तो जिसमें हमारा सब ऑब्जेक्टिव होता है वो 100 नंबर का आता है, अर्थात 50 प्रश्न आते हैं। उसको 25-25 के सेक्शन में डिवाइड किया गया है। 25 प्रश्न हमारे रिसर्च के आते हैं और रिसर्च मेथोडोलॉजी के, और 25 प्रश्न हमारे संबंधित विषय से वही जो जैसे हमारा हिंदी हिंदी साहित्य के इतिहास से प्रश्न आ रहे थे। और ये हुआ 100 नंबर, बाकी 200 नंबर
2 नंबर से लिखित प्रश्न आते हैं, जैसे कि 12-12 नंबर के 10 प्रश्न आते हैं और 20-20 नंबर के 2 प्रश्न आते हैं और 40 नंबर का 1 प्रश्न आता है। इसको भी हम बताएंगे कि जो 12 नंबर का प्रश्न होता है उसको कितने पेज में लिखना होता है, ये सब आगे हम बात करेंगे डिटेल में। और ये लेवल फर्स्ट होता है हमारा और लेवल सेकंड होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू हमारा होता है 15 मार्क्स का। और आपको ये हम बता देंगे कि जो हमारा 300 मार्क्स नंबर होता है, तो इसको हम 300 नंबर में आप कितना नंबर गेन करते हैं, इसके बाद इसको मार्क्स में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि 8.5 नंबर का 1 मार्क्स बनता है। तो मतलब 300 नंबर मतलब टोटल 35 मार्क्स का हमारे यहाँ रिटन एग्जाम होता है, प्लस 15 मार्क्स का इंटरव्यू होता है और 25 मार्क्स आपको एकेडमिक बैकग्राउंड से मिलते हैं। आपको ये बता दें कि हमारे यहाँ कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है एग्जाम में। और इसके अलावा आपको ये भी जानना बहुत मतलब जरूरी है कि ये जो एग्जाम होता है, तो ये आपका इसमें एक होता है क्वालिफाइंग, एक होता है आप इंटरव्यू के लिए आपको कॉल के लिए बुलाया जा रहा है या नहीं। तो ये हमारे यहाँ क्वालिफाइंग जो जनरल वाले हैं उनके लिए 50% भी आप 300 में 150 नंबर भी अगर आप ला रहे हैं, आप क्वालिफाई कर रहे हैं एग्जाम। लेकिन ये इनफ नहीं होता है इंटरव्यू के लिए, क्योंकि इंटरव्यू में आपको जितनी सीट होंगी उसके डबल बुलाया जाएगा। जैसे इस बार 70 सीट हिंदी में निकाली गई है, तो 140 बच्चों को बुलाया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ अलग से जारी की जाती है। अब आप उस कट ऑफ में आते या नहीं, उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। ये हुआ हमारा मतलब कि एग्जाम का पैटर्न और एग्जाम का क्वालिफाइंग मार्क्स और जो इंटरव्यू कॉलिंग है उसकी मेरिट लिस्ट कैसे बनाई जाती है हमारे यहाँ, तो ये हमने आपको बताया। और अब इसके बाद अगर बात की जाए तो इंटरव्यू में क्या होता है, तो इंटरव्यू में हमारे यहाँ सिनॉप्सिस लेके जाना होता है। मैक्सिमम मतलब 15 मिनट का भी इंटरव्यू चलता है। अगर आप कैसे बात करें ये मैटर करता है। और कम से कम तो 8 मिनट हमारे यहाँ इंटरव्यू चलता है। बहुत अच्छे से इंटरव्यू होता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की सबसे खास बात यही है, ये कभी किसी प्रकार की जाति नहीं करता बच्चों के साथ। आप कैसे बोल रहे हैं, किस विषय पे बात कर रहे हैं, इसको देख करके इस आधार पे आपका सिलेक्शन लेता है। ये कभी नहीं देखता कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है या आपने बीए या एमए कहाँ से किया है, ये मैटर ही नहीं करता उसके लिए। और आप अच्छे से अगर बोल रहे हैं तो आपको मिनिमम 9 मार्क्स दिए जाते हैं इंटरव्यू में। और आप बहुत अच्छा भी बोलेंगे तो आपको 13 मार्क्स दिए जाएंगे, इससे ज्यादा नंबर नहीं दिए जाते हैं। तो ये सब चीजें बहुत हद तक हमारे यहाँ सिलेक्शन में मैटर करती है। और अब हम अगर बात करें तो मतलब कोई क्रेट के एग्जाम जो होता है उसका सिलेबस क्या है, तो जैसा कि हिंदी साहित्य के विद्यार्थी तो हम हिंदी साहित्य के सिलेबस पे बात करेंगे। बाकी तो अगर और बच्चे जुड़े हो तो वो अपने अकॉर्डिंग अपना सिलेबस देख लेंगे, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है अभी। तो अगर हिंदी साहित्य के सिलेबस की बात की जाए तो हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास लगा हुआ है, जिसमें हमें भाषा के उद्भव और विकास जैसे अपभ्रंश, अवहट्ट या हिंदी की उपबोलियां और हिंदी की प्रमुख बोलियां, उपबोलियां और ये हमारी देवनागरी लिपि, राजभाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, इन सब विषयों पे प्रश्न बनाए जाते हैं। और साहित्य इतिहास की बात की जाए तो आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक, जैसा कि आप एमए फर्स्ट सेमेस्टर से 4th सेमेस्टर तक आपने जितना भी पढ़ा है उससे ही क्वेश्चन आते हैं। और ग्रेड ने अपना अलग से सिलेबस भी निकाला है, तो उससे बाहर वो कुछ नहीं पूछता है। अगर आप इतना अच्छे से तैयार किया है, क्वेश्चन उससे बाहर जाता ही नहीं है। और अगला जो सेक्शन है एग्जाम का या क्वेश्चन उठाने का, तो रचनाकारों पर विशेष रूप से उठाया जाता है। जैसे कि आदिकाल के प्रमुख कवियों की बात करें तो ये हमारे सरहपा और अमीर खुसरो, इन पर प्रश्न उठाए जाते हैं। फिर विद्यापति पे इधर आगे आए तो हमारा तुलसीदास पे, सूरदास पे, कबीर पे, और आगे बढ़ते रहे केशव दास, धनानंद, बिहारी और भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैत्री शरण गुप्त, प्रसाद निराला, मतलब छायावाद की जो चतुष्टय हैं उन पे उठाए जाते हैं। और आगे प्रयोगवाद पे, नरेश मेहता पे, इन सब पे भी प्रश्न उठाए जाते हैं। तो और टेक्स्ट जो लगे हुए हैं, लोग ये भी प्रश्न करते हैं टेक्स्ट पढ़ना है या नहीं। तो इससे हम बताना चाहेंगे आपको कि जितना टेक्स्ट लगे आप उससे पढ़ जाइए। उससे जैसे कि कबीर ग्रंथावली लगी है और बिहारी के कुछ पद लगे हुए हैं, उनका जायसी का पद्मावत लगा हुआ है, इन सब जितना भी लगा हुआ है, मैलाचल लगा है, गोदान लगा है, संशय की एक रात लगी है, उन सबको आप पढ़ जाइए। उन सब के बारे में आपके पास शॉर्ट नोट होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत जो टेक्स्ट पे क्वेश्चन उठाए जाते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होते हैं, वो लघु जो अति लघु उत्तरीय होता है 12 नंबर वाले प्रश्न उसमें आते हैं। तो आप अगर आप कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हैं उस पर आपके पास आधे पेज का नोट्स होना चाहिए। आधे पेज का नोट मतलब बहुत सॉलिड होना चाहिए वो, उसके अकॉर्डिंग आपको नोट्स बनानी होगी। और इसके अलावा भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र के कुछ बिंदु है वो, और विमर्श लगे हुए हैं, आलोचना लगा है, आलोचनात्मक जितने सिद्धांत है जो हमारा रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, नामवर, इन सब
को हम विशेष रूप से ध्यान रखते हुए, नाम सरस्वती चतुर्वेदी, इन सब पर ध्यान रखते हुए हम पढ़ाई कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। और मेन मुद्दा अब की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए एग्जाम की। तो जो अक्सर लोग पूछते हैं, स्ट्रेटजी तो हालांकि सबकी अपनी अपनी होती है, लेकिन हम अगर एग्जाम का पैटर्न देखें तो इसके अकॉर्डिंग हमारी स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि हम ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव की भी तैयारी हमें डेली डेली करनी है, डेली टू डेली। उसमें बिल्कुल गैप नहीं होना चाहिए कि आज चलो ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं, 2 दिन बाद सब्जेक्टिव करेंगे, ऐसा नहीं। इसके लिए आप ऐसे कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए आप दृष्टि वाली बुक या गोविंद पांडे जो जैसा पढ़ रहा है उसको आप पढ़िए। अगर आप आदिकाल वाला पोर्शन ऑब्जेक्टिव से पढ़ रहे हैं तो आदिकाल से जितने सब्जेक्टिव प्रश्न बनाए जा सकते हैं, आपके मन में प्रश्न उठ रहे हैं, या फिर आपके पास कोई सीनियर हो या फिर आपका कोई दोस्त हो, बैचमेट ही हो आपका, उससे आप बोलिए कि इससे संबंधित कोई प्रश्न तुम्हारे मन में आ रहे हो। आवाज़ कट रही है, अभी तो आ ही भी नहीं रही आवाज़ आपकी। अवंतिका, आवाज कट रही है आपकी, तो एक बार रिपीट कर दो। मुझे लग रहा है शायद नेटवर्क इश्यू है, घर में है अवंतिका, ये रीजन है विशेष का। हम अवंतिका के पास अब सर वो बहुत आवाज़ कट रही, हाँ बोलिए। उत्तर लेखन में आपका मतलब बहुत हद तक ये मैटर करता है कि आपका उत्तर जो बहुत सॉलिड होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और आप बहुत क्लियर लिख रहे हो। सॉलिड का मतलब ये होता है कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसका केवल आपको उस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ना इधर उधर की बातें। और स्ट्रांग का मतलब ये होता है कि आपके जो क्वेश्चन है उसका जब आप आंसर लिख रहे हो तो वो ब्लैक पेन में कितना आपने लिखा है, यानी किसी आलोचक के कथन को उससे संबंधित या जो महत्वपूर्ण, मोस्टली शुक्ल जी के कथन को हम लोग देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। तो उन सब चीजों को आप देकर के अपने प्रश्न को, उत्तर को स्ट्रांग बना सकते हैं। अब क्लियर का मतलब ये है कि अक्सर साहित्य के विद्यार्थी है तो हम लंबी लंबी भूमिका बनाने लगते हैं, तो इससे बहुत हद तक बचना है हमें। भूमिका नहीं बनाना है, टू द पॉइंट लिखना है, एकदम एग्जैक्ट आपको उत्तर लिखना है। और ये काम आपको डेली करना, क्योंकि कंटिन्यूटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और सेकंड बात अगर की जाए तो रिवाइज आपको करना है। रिवाइज से अगर आप सोचे कि अभी नोट्स बस कर रहे हैं, आंसर राइटिंग रिवाइज करेंगे बाद में एग्जाम टाइम में, तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में लिमिटेड समय, 2.5 घंटे का समय होता है। उसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी करने हैं, सब्जेक्टिव भी करने हैं, और बहुत लिमिटेड चीजें लिखनी है और बहुत ऑथेंटिक चीजें लिखनी है। तो आपके पास जितना सॉलिड मैटर होगा आप उतने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे अपनी चीजों को और कम शब्दों में। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि क्रेट हमारा जितना आसान है उतना टफ भी हो सकता है हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। सो मैं यही कहना चाहूंगी, डू योर बेस्ट एंड गिव योर 100% in this exam so that you may get admission as a research scholar in Allahabad University. In the last मैं प्रेमचंद्र जी का एक कथन और कहना चाहूंगी, the true purpose of life is find your own path and not to follow someone else. So make your strategy your own yourself, not to follow others. अब इसके बाद आपके जो प्रश्न हो आप हमसे पूछ सकते हैं, उसके जवाब देंगे बारी बारी। ठीक है, बड़ा अच्छे तरीके से इन्होंने पूरा विस्तार से एग्जाम पैटर्न, जो प्रश्न हो सकते थे, पैटर्न से लेकर प्रश्न कैसे बनते हैं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पूरी प्रक्रिया इन्होंने स्पष्ट कर दिया इंटरव्यू से लगायत। तो हालांकि कुछ प्रश्न अभी हम क्लियर करेंगे। इस बीच एक दो प्रश्न और आए थे आयुष भाई, उस हम आपसे जानना चाहेंगे। एक चीज़ तो ये है कि जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल हो रहा है उसमें एमए पास आउट मांगा हुआ है, एमए का मार्कशीट मतलब है पास मांग रहा है, जबकि अभी तो मुझे जानकारी है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी एमए फोर्थ सेम का रिजल्ट नहीं आया है और अन्य किसी यूनिवर्सिटी का नहीं आया है। तो ये इसका क्या होगा, जरा आयुष भाई इस पर प्रकाश डालें आप। ये एक बड़ा मुद्दा है कि अभी कुछ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आंतरिक सोर्सेज से पता लगा है कि अभी यहाँ कुछ पेपर्स की कॉपी ही चेक नहीं हुई है, और कुछ समस्या ऐसे भी आ रही है कि इंटरव्यू का जो नंबर हुआ था तो अभी चढ़ा नहीं रिजल्ट में। तो इस प्रकार की समस्याएं हैं। कुछ 2-3 टीचर ऐसे हैं जिनकी काफिया भी जमा नहीं हो पाई, तो इस वजह से इलाहाबाद विश्वविद्यालय का भी फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आ पाया है। ऐसा हमें अपने जूनियर से ज्ञात हुआ है, तो जूनियर्स ने हमको बताया कि ये सर ऐसी समस्या है। दूसरी बात देखिए कि तो अभी ये बात कहना चाहूंगी कि जिसका रिजल्ट नहीं आया वो अपने यूनिवर्सिटी पे दबाव डाले, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटी अगर फॉर्म निकालती है तो वो नेसेसरी होगा कि आपका रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। दरअसल अवंतिका मसला ये है ना कि सारी यूनिवर्सिटी जो भी फॉर्म फिल करवाती हैं तो जरूरी नहीं कि एमए का फाइनल रिजल्ट आया हो पीएचडी फॉर्म में,
अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने खुद रिजल्ट नहीं निकाला है, खुद ईएमए का फाइनल रिजल्ट मांग रहे हैं। एक बात है, ये अंतर विरोध जैसी स्थिति है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो कि क्रेट का एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, वो अपने ही बच्चों को शायद कंसीडर नहीं करना चाह रहा है। हालांकि ऐसा है नहीं, वो बिल्कुल कंसीडर करना चाह रहा है। और जो पीजी का रिजल्ट अभी देर हो रहा है, वो कुछ विशेष कारणों से हो रहा है। हालांकि ये है कि 12 तारीख लास्ट डेट है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ के 4th सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाएगा। तो दिल्ली विश्वविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालय के जो साथी हमारे जुड़े हुए हैं और जो इस बार क्रेट का परीक्षा देना चाहते हैं, वो प्रेशर बनाए, जरूर 12 तारीख से पहले कोशिश कर लें, क्योंकि क्रेट के एग्जाम में शायद ही समय दोबारा दिया जाए, अभी कुछ ऐसा निश्चित नहीं है। तो अगर यहाँ का रिजल्ट नहीं आएगा तो ये निश्चित है कि क्रेट की डेट बढ़ेगी, एक बात है। और अगर यहाँ का रिजल्ट आ गया, जो मुझे लग रहा है कि आ जाएगा, क्योंकि आज ही बात हो रही थी, मैं विभाग गया हुआ था, तो ये बात हो रही थी कि क्रेट का रिजल्ट पहले आ जाना चाहिए। तो इस पीजी 4th सेमेस्टर का रिजल्ट पहले ही आ जाना चाहिए, ऐसी बात हो रही थी। तो इस आधार पर मुझे लग रहा है कि एक व्यवहारिक उत्तर बात यही है कि आप लोग प्रयास कर लीजिए 12। अवंतिका का कहना ठीक था यहाँ पे। और दूसरी बात ये है कि पेपर पैटर्न को लेकर के अवंतिका ने बहुत विस्तृत बात कर ली है। इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो फिर पूछे, अन्यथा मुझे लगता है कि बातचीत सारी हो चुकी है। नहीं, क्यों अभी अवंतिका? बातचीत के कई मसले हैं, अभी तो कुछ सपाट बयानी हाँ। बातचीत हुई है। कुछ प्रश्न हाँ, हाँ। मैं अपनी तरफ से एक दो कर लेता हूँ। एक चीज़ तो ये है कि पेपर पैटर्न की इन्होंने बात की, हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न की बात करेंगे। रिसर्च मेथोलॉजी के प्रश्न जो 25 प्रश्न आते हैं, वो कहाँ से आते हैं, आप लोगों ने किया है तो किस बुक से पढ़ा था, ज़रा उसको बता दीजिए, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना वो हाँ, होता है। ये आशीष भाई, बड़ी बात है कि सैद्धांतिक पक्ष पर सारी बातचीत हो चुकी है। अब व्यवहारिक पक्ष, जो व्यवहारिक समस्याएं आएंगी खासकर पढ़ते समय, उस पर अगर बातचीत की जाए तो ज्यादा तो बेहतर मैं है। चाहूँगा आयुष आप एक बार रिसर्च पे बात कर लीजिए। रिसर्च के 25 प्रश्न आते हैं, वो कहाँ से आते हैं, हाँ, कैसे आते हैं? ये रिसर्च के जो 25 प्रश्न आते हैं, इसके लिए मैं बता दूं कि आप लोग सैद्धांतिक जो रिसर्च में यूजीसी में लगा है, मिनिमम उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि वहां से 5-6 प्रश्न आपके फंस जाएंगे। रही बात कि बाकी चीजें कहाँ से आएंगी, तो रिसर्च में पेपर बनाते हैं शिक्षा शास्त्र और मनोविज्ञान विभाग के प्रोफेसर बनाते हैं यहाँ का रिसर्च का पेपर। वो पेपर बहुत टफ आता है। जिसकी मैथ्स में रुचि हो, वो तो रिसर्च के पेपर में बहुत ज्यादा मतलब प्रयास करे, अतिरिक्त प्रयास करे। अन्यथा अतिरिक्त प्रयास करने का मुझे लगता है कोई बहुत विशेष मायने नहीं है। और ये बात मैं अपने विषय के साथियों से बात करके ही नहीं कह रहा, बल्कि अभी मेरे रूममेट हैं, एंशिएंट हिस्ट्री से रिसर्च कर रहे हैं, उनसे भी बात हुई तो वो भी यही बात कह रहे थे। और बाकी साथी जो दूसरे विषयों में पाए हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं। तो ये है कि अगर आप लोग की मैथ्स में अच्छी रुचि है तो आप करें। हाँ, एक चीज मैं सुझाव दे सकता हूँ कि अगर आप कोई एक यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो जो साइंस साइड के लोग डाले हुए हैं, एक साइंटिफिक गुरु ऐसा करे कोई चैनल है, शायद उसमें कुछ चीजें आपको काम की मिल जाएं। और ऐसे ही कुछ जो ग्राफ वाली चीजें हैं, जैसे माध्यमान विचलन, इस पर सब पर अगर आप पढ़ सके तो आप इसको पढ़ लेंगे तो आप बेहतर उत्तर बना लेंगे। और अवंतिका इस पर कुछ बताना चाह रही है? अवंतिका आप कुछ जी बोल रही अवंतिका। थी। हम इस पे ये कहना चाहेंगे विशेष रूप से कि आप कोई अगर बच्चे कोई बुक उठाते हैं, सीआर कोठारी जैसी मोटी बुक, ऐसी बुक उठाने की गलती ना करें, क्योंकि आप उसको कितना भी पढ़ लेंगे, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप बेहतर होगा कि आप यूट्यूब का एक चैनल, जैसे कि आदिति मैम पढ़ाती हैं जे फड्डा में, बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। यदि आप उनका प्लेलिस्ट देख करके अच्छे से पढ़ के तैयार कर लेंगे तो आपको एक समझ, सीधी सादी समझ हो जाएगी रिसर्च की। क्वेश्चन वहां से आप 10-12 प्रश्न अटेम्प्ट कर लेंगे और पेपर बहुत टफ बनता है, लेवल का पेपर बनता है रिसर्च वाला। तो इसके अलावा आप अतिरिक्त प्रयास ना करें, उसके लिए 12 प्रश्न भी आप अटेम्प्ट करें तो आप बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि कोई नहीं करता 15 के ऊपर। ठीक है, इसके पुराने पेपर क्या हाँ। कहीं अवेलेबल हो सकते हैं, किसी साइट हाँ। पे या कहीं कुछ? यूट्यूब के कोई चैनल है, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है, उसको मैं शेयर कर दूंगी आपको। ठीक है, आप उसपे एक बार भेज दीजिए। सारी यूनिवर्सिटीज के रिसर्च पेपर उसमें डाले गए हैं। ठीक है। आयुष भाई, मैं जानना चाहूँगा, जो 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पेपर हिंदी का होता है, वो प्रश्न कहाँ से आते हैं, उसके लिए क्या पढ़िएगा, वो अधिकतर कहाँ से बनते हैं, कैसे 25 बनते हैं? प्रश्न जो हिंदी वाले हैं, इस पर आशीष भाई मैं बताना चाहूंगा कि ये बहुत साधारण प्रश्न आते हैं, बहुत कठिन प्रश्न नहीं आते। ये हमारे पिछले बैच के जो हमसे सीनियर बैच थे, उन लोगों ने भी यही बात बताई थी, और हम लोगों ने भी पेपर दिया तो ये बात लगी। हमारे बैच में जितने लोगों ने हिंदी का पेपर दिया था, मतलब लगभग सबका 25 में 23 या 24 या 25 में 25,
लगभग ठीक थे। ये पेपर हाल से निकलने के बाद लगभग हर कोई यही कह रहा था। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप जो भी मटेरियल फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो कर लीजिए, और करंट में अगर कुछ ऐसी चीजें आ रही हो जैसे कि कोई पत्रिका है इलाहाबाद से संबंधित या इलाहाबाद की साहित्यिक संस्थाएं हैं, आप कम से कम उनको देख के जाएं। वो हर जगह पूछा जाता है। लखनऊ विश्वविद्यालय में भी उन्होंने आज नामक पत्र पर पूछ लिया था एक प्रश्न। तो जो जहाँ का मतलब शहर होता है उस शहर से जुड़े एक आध प्रश्न आ जाते हैं और वो स्पेसिफिक हो जाता है, तो उसको देख के जाया जाए, ये मेरा मानना है। बाकी तो सब लोग पूरा पढ़े हुए हैं नेट के दौरान। हम लिखित परीक्षा में भी हालांकि अवंतिका जी ने विस्तार से बातें की थी, कुछ और बिंदु हम स्पष्ट करना चाहेंगे। एक तो ये है कि जो रिटर्न है लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, थोड़ा अवंतिका की आवाज़ भी कट रही थी, कई बच्चों का ये भी बात आई। तो जरा आयुष भाई एक बार आप ये स्पष्ट कर दें कितना लिखना होता है, लघु उत्तरी का मतलब कितना, दीर्घ का मतलब कितना, अति लघु उत्तरी का मतलब कितना, कितना लिखना होता है। और एक चीज़ ये भी बता दीजिए, आप तो पेपर दिए थे तो आपके टाइम पे कौन कौन से कुछ प्रश्न याद हो तो बता दीजिए, तो बच्चे उस हिसाब से प्रश्न तैयार करें। जैसे ये बात ये है कि लघु उत्तरीय प्रश्न कितने का होता है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न 12 नंबर का होता है। और जो 12 नंबर का प्रश्न होता है, ये ऐसे मान के चलिए कि 3 प्रश्न 2 पेज में करना होता है। अगर 3 प्रश्न जो होगा वो 2 पेज में, तो आप ऐसे अंदाजा लगा लीजिए कि लगभग 80 से 85 शब्द या मतलब 100 शब्द के आसपास ही एक प्रश्न किया जा सकता है, ये मुझे लग रहा है। अगर आप ग्राफ के माध्यम से दे सकें, वो बात कह सकें, तो ये भी एक बेहतर तरीका हो सकता है। अन्यथा आप कुछ ऐसे पॉइंट टू पॉइंट अगर बात लिख देंगे, बुलेट पॉइंट के रूप में आजकल यूपीएससी में लिखने का चलन है, तो उसमें अगर लिखेंगे तो बात लगभग पूरी हो जाएगी। 70-80 शब्द, 80 शब्द 85 शब्द में इससे ज्यादा कुछ कहा जा नहीं सकता। अगर आप भूमिका बनाने के चक्कर में फंसेंगे तो सब छूट जाएगा आपका। लघु उत्तरीय प्रश्न जो होता है उसके लिए वो 20 नंबर का होता है। उसके लिए आप ये मान के चलो कि 3 पेज में वो 2 प्रश्न, मतलब 1.5 पेज का एक प्रश्न रहता है। एक प्रश्न लगभग 1.5 पेज का, तो मान के चलो कि अगर रहेगा तो 130 135 शब्द का या 150 शब्द के आसपास ही इसको खींच सकते हैं आप। ये 20 नंबर का जो आपका प्रश्न रहेगा। और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा उसके लिए आपको प्रॉपर समय 40 नंबर का वो प्रश्न आएगा। उसमें 3 विकल्प में भी 3 प्रश्न दिए जाते हैं। 3 प्रश्न में से एक प्रश्न करना होता है। ये मान के चला जाता है, यूनिवर्सिटी मान के चलती है कि आपको 3 प्रश्न में से जो प्रश्न सबसे बेहतर आएगा आप उसमें उसको लिख रहे हैं, तो आप उसमें अतिरिक्त प्रयास कर सकते हैं। आप उसमें बाकायदा कोटेशन डालिए, जैसे आप काफी जितना बेहतर आप लिख सकते हैं लिखिए। 3 पेज पूरा उसमें दिया रहता है, तो आपके पास समय भी है, पूरा लिखने के लिए प्रॉपर समय है। और एक ये चीज की उसमें आपको अगर 40 में आप बेहतर लिख के आ रहे हैं तो 40 में 30 नंबर अगर वहां आप स्कोर कर दे रहे हैं तो आपका वो प्लस पॉइंट है, आपके लिए बहुत अतिरिक्त पॉइंट है वो। इसके अतिरिक्त क्या है कि 12 नंबर वाले प्रश्न को इस मुद्दे पे देखना चाहिए कि 12 नंबर से आएंगे कोई भी प्रश्न आपके छूटे ना। भले ही आप थोड़ा सा अगर हो सकता है कि आप उतना बेहतर ना लिख पाए तो कम से कम आपके छूटे ना वो प्रश्न, और वो प्रश्न गलत ना लिख के आए। क्योंकि 12 नंबर वाला जो प्रश्न है वो एकदम ऑथेंटिक प्रश्न है। अगर आप उसमें बना के लिख के आए कुछ भी नंबर नहीं मिलने जा रहा वहां आपको, वो काट दिया जाएगा प्रश्न आपका। तो 12 नंबर वाला प्रश्न जो आ रहा है, जो पूछा गया, उसके अतिरिक्त आप कुछ ना लिखें, क्योंकि उसमें कुछ भी लिखने का स्थान उसके अतिरिक्त है ही नहीं। दूसरी बात, लघु उत्तरीय प्रश्न जो है उसमें भी लगभग यही मामला है। दीर्घ उत्तरीय वाला प्रश्न जो है वो आपकी चॉइस का है, तो उसमें आप लिख सकते हैं। दूसरी बात एक ये है कि प्रश्न कैसे आते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 12 नंबर वाले, इसमें 10 प्रश्न में से कम 2 प्रश्न ऐसे दिए जाते हैं कि वो 2 प्रश्न आपको क्लीन बोल्ड करे। आप ना समझ पाए कि प्रश्न कहाँ से आया। आयुष जी आवाज कट रही है। पूरे जितने सेंटर पे थी लड़की लगभग सभी। हाँ, अभी आ रही आवाज मेरी? हाँ आ रही हेलो, हाँ अब आ रही। हाँ, तो कह रहे जैसे इस बार एक प्रश्न आया था, कभी समय क्या होता है। तो लगभग जितने सेंटर पर थे, जितने बच्चे थे, सबकी वही स्थिति थी, किसी को नहीं आता था, मुझे भी नहीं आता था, स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक प्रश्न ऐसे पूछा गया था। बाकी प्रश्न जो आए थे वो ऐसे आए थे कि लगभग 2 प्रश्न कठिन आते हैं, 3 से 4 प्रश्न मॉडरेट आते हैं और बाकी प्रश्न इजी आते हैं। मतलब मान के चलिए कि लगभग 6 प्रश्न इजी रहेंगे आपके, 3 प्रश्न ऐसे मान के चलिए, लगभग पूरा मिला करके मान के चलिए
कि 2 प्रश्न मॉडरेट रहेंगे, 6 प्रश्न इजी रहेंगे और 2 प्रश्न टफ आएंगे आपके। ये जो एक मानक है उसका, वो बनाते हैं उस हिसाब से। लेकिन एक ये है कि अगर आप समझ रखेंगे खासकर व्याकरण की, काव्य शास्त्र की, मतलब व्याकरण इन सेंस की भाषा विज्ञान की मैं बात कर रहा हूँ। जब मैं व्याकरण कह रहा हूँ तो भाषा विज्ञान की मैं कहना चाह रहा हूँ, और भाषा विज्ञान की और काव्य शास्त्र की। इसके अतिरिक्त जो आलोचना की जो आलोचक लगे हैं उनकी समझ रखेंगे, और साहित्य के इतिहास की, तो आप इसमें पूरा हैंडल करने में समर्थ होंगे। एक बात अवंतिका कह रही थी कि जो पाठ्य आता है, जो टेक्स्ट आता है, टेक्स्ट कितना पढ़ना चाहिए कितना नहीं पढ़ना चाहिए। मैं सलाह दूंगा कि आप कबीर ग्रंथावली और ये जो बड़े बड़े टेक्स्ट लगे हैं इनके चक्कर में अगर ना भी पढ़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है समय कम होता है और विद्यार्थी ये सुनना चाहता है कि पूरे सिलेबस में से क्या छोड़ दिया जाए, एक बड़ी बात है। तो अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट को लेकर के थोड़ा सा रियायत बरत, जैसे कि संशय की एक रात है, ये सब बड़े बड़े लगे हुए हैं, इनको अगर आप छोड़ देंगे, इनका समरी देख के जाइए आप कम से, क्योंकि आपको ये नहीं है कि वहां पर टेक्स्ट से आपको लॉन्ग आंसर नहीं पूछ रहे हो, आपसे पूछेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 60 पूछ सकते हैं आपसे। तो अगर आप समरी देख के चले जाएंगे तो काम कर ले जाएंगे, ये मेरा मानना है। तो आप समरी देख के जाएं, टेक्स्ट का अगर देखना है तो, और जो कबीर की लगी है, विद्यापति का लगा है, खुसरो का लगा है, या मतलब किसी ऐसे कवियों का लगा, मध्यकाल या आदिकाल में लगे हैं, उनको आप छोड़ के भी जा सकते हैं, निश्चिंत होके जाइए। इतना नहीं है कि आप एकदम उनको पढ़ के जाएंगे तो आपका काम होगा, तो बिल्कुल आप छोड़ के जा सकते हैं उसको, क्योंकि कुछ चीजें आप छोड़ के जाना चाहते भी हैं, ये सुनना भी चाहते हैं कि कुछ छोड़ के जाए। क्यों आशीष भाई? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल ये रहता है बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपका जी। आयुष भाई, हाँ। एक चीज मैं और जोड़ दूं इस प्रश्न एक मेरा, कि ये जो आपके लघुत्तरीय या दीर्घोत्तरीय अतिलघुत्तरीय प्रश्न होते हैं, वो एकदम कंपलसरी होते हैं या कुछ में उसमें ऑप्शनल रहता है? ये ऑप्शनल तो नहीं होता है कि दीर्घ उत्तरीय में ऑप्शनल, आप ऑप्शनल ये पूछना चाह रहे हैं, देखो 10 प्रश्न आएंगे, 10 में 10 करने हैं 10 में 10 जी। और हाँ, वो उसमें कोई ऑप्शनल नहीं है। लेकिन हाँ, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा वो 3 आएगा, 3 में से कोई एक आपको अटेंड करना है, और जो कॉपी होती है उसी कॉपी में प्रश्न मेंशन होता है, उसी में उत्तर की जगह दी जाती है, तो उसी के बीच प्रश्न करना है, प्रश्न का उत्तर देना है, ये एक बात है। ठीक है अवंतिका, मैं आपसे एक सवाल और रहेगा कि आपको कुछ प्रश्न याद हो पिछले बार का, तो वो बता दीजिए। जब हमने एग्जाम दिया था तो अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न की बात की जाए तो हिंदी साहित्य, देखिए रिसर्च वाले प्रश्न तो मुझे नहीं याद है। नहीं, मैं और अगर दीर्घ उत्तरी जानना चाहूंगा, मतलब दीर्घ अच्छा, दीर्घ उत्तरी में मेरा प्रश्न आया था एक, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, जो 40 नंबर वाला था, उसके लिए 3 पेज दिए गए थे जी। और इसके अलावा 8वां में आया था हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल के जो आलोचनात्मक मापदंड है उनमें क्या कंट्रोवर्सी, ऐसे करके एक प्रश्न आया था। और एक प्रश्न क्या था उसको मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे जो करना था मैंने उसको पढ़ा और कर लिया एग्जाम जी। और बाकी अतिलघुत्तरी जो आते हैं उसमें बहुत टू द पॉइंट आते हैं। क्या हुआ आयुष? कुछ आपको याद हो लघुत्तरी और लघुत्तरी तो प्रश्न बता हाँ। दीजिए। जैसे कि आया था कि रीति मुक्त काव्य धारा क्या होती है, इसके बारे में बताइए। ऐसे केवल रीति मुक्त काव्य धारा इतना लिखा हुआ था, उसमें आपको लिखना है, आधे पेज में लिखना होता है, वो A4 साइज का पेपर आधे में लिखना होता है, 12 नंबर का होता है। और आया था कि फणीश्वर नाथ रेणु की आंचलिकता पे प्रश्न आया था जी। और एक तो कवि समय वो जो फेमस हो चुका है, बिल्कुल। और इसके अलावा और प्रश्न आया था, अभी तो और हमको ऐसे नहीं याद आ रहा, बाकी ऐसे प्रश्न बन सकते हैं कि विद्यापति को मैथिली कोकिल क्यों कहा जाता है, ये प्रश्न बन सकता है। और बन सकता है क्योंकि अमीर खुसरो की भाषा पे प्रश्न बन सकता है, ये आधे पेज वाले प्रश्न में बन सकते हैं। ऐसे प्रश्न टू द पॉइंट वाले बनते हैं। ठीक है। सरहपा के बारे में बताइए, ऐसे बन सकते हैं। जी ठीक है। आयुष जी, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, उसके बाद हम प्रश्न लेंगे। कई बार प्रश्न आ रहा है, कई सारे प्रश्न आ चुके कई लोगों के, पेपर होगा कब, संभावना कब तक पेपर होने की, तो ये आप संभावित एग्जाम डेट। पेपर कब तक होगा? देखो, पेपर कब तक होगा, इस बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मूड थोड़ा अच्छा है, मुझे लग रहा है कि अक्टूबर तक ये लोग करा ले जाएंगे, निश्चित है कि करा ले जाएंगे, ये मुझे लग रहा है। मतलब बाकी बात रही कि 2-2.5 महीने का समय है। हाँ, ये सेशन इन लोग का मानना ये है कि ये सेशन ये लोग चाह रहे हैं कि टाइम से हो जाए, तो इतना है कि सितंबर लास्ट या अक्टूबर मतलब पहले वीक तक निश्चित है कि करा ले जाए।
आप जिसके प्रश्न हो हैंड राइज करके प्रश्न अपना पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी सवाल हो। किसी के कुछ सवाल हो तो पूछ लीजिए, हमने लगभग सारी बातें कर ली हैं। हाँ गौरव जी बोलिए। सर मेरा एक प्रश्न ये है कि ये जो ऑब्जेक्टिव वाले सवाल हैं, क्या उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है? हाँ अवंतिका जी। हाँ इसमें कोई नकारात्मक अंक नहीं काटा जाएगा आपका। ये आप कुछ भी मतलब लगा सकते हैं अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे, और उसमें कोई नकारात्मक दंड के रूप में अंक नहीं काटा जाएगा। मतलब जो 100 अंक के ऑब्जेक्टिव है उसमें कोई भी नकारात्मक अंकन नहीं है? जी। हाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं नकारात्मक है। अंकन नहीं है। आप एकदम यूजीसी नेट जैसे समझिए, आप मार सकते हैं जो आपका मन करे, जो आए मारिए। धन्यवाद सर। ठीक है, और किसी का सवाल? सर कितने कितने अंक लाना होगा, मतलब कितने अंक हम ले आएंगे तो हमें लगेगा कि हमें इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा? हाँ ये हम दोनों वक्ताओं का एनालिसिस चाहेंगे इसमें कि मैक्सिमम कितने मार्क्स, मतलब मिनिमम कितने मार्क्स हो तो आप क्लियर मान के चले कि क्वालिफाई हैं आप। देखिए यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इस बार की कट ऑफ जो गई थी इंटरव्यू कॉल के लिए वो 175 वाले 175 या 176 नंबर गए थे। और इसके बाद फिर ईडब्ल्यूएस ओबीसी की कम होती जाती है, तो आपका मतलब 300 में अगर 176 नंबर है तो आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जा रहे हैं। बाकी क्वालिफाई तो आप 150 नंबर पे कर जाएंगे। मतलब 180 प्लस अगर आप हैं तो सेफ हैं। अगर आप अगर आपको सेफ जो चाहिए तो 180 चाहिए जनरल। आपका अगर आपका सिलेक्शन भी होगा, आप सिर्फ स्नॉक्स बनाएंगे तो आपका सिलेक्शन भी 110% होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई जाति नहीं होती कि आधार पे। ठीक है आयुष भाई, अवंतिका जी कई बार ये बात बता चुकी कि अगर आप मतलब इंटरव्यू बड़ा सेफ है, हालांकि गाहे बगाहे मुझे कुछ सुनने को हर जगह का मिलता है। ठीक है, तो आयुष भाई इस पर आपकी कुछ राय? वैसे आप वहाँ का सुधारती हैं तो राय देना थोड़ा सा रिस्क वाला काम है। नहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बात ये है कि इंटरव्यू क्या है, इससे जरूरी ये है कि हम क्रेट में कैसे अंक लेके आ रहे हैं। देखिए अगर आपका एकेडमिक अच्छा है, आप जेआरएफ हैं, फिर आप 180 प्लस नंबर लेके आ रहे हैं, आप एकदम सेफ हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं जी। ये एक निश्चित बात आप जान के चलिए कि अगर आपका एकेडमिक अच्छा है, सभी मतलब हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पीजी सभी में 60% से अधिक आपके अंक हैं, प्लस आप जेआरएफ भी हैं। फिर आप क्रेट में अगर 180 नंबर लेके आ रहे हैं, आप जनरल कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं या मतलब बाकी किसी भी कैटेगरी से हैं, जनरल मैंने पहले ही बात कर ली है, तो आप निश्चित मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन हो रहा है। कोई आपका सिलेक्शन रोकने वाला नहीं है, और कोई किसी का इतना पड़ा भी नहीं, किसी का सिलेक्शन रोका नहीं जाता इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। ये बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। ठीक है। अब बात होती है किसी का सिलेक्शन करवाया जाता है या नहीं करवाया जाता है, तो बिल्कुल करवाया जाता है, इसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और वो हर विश्वविद्यालय में होता है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय उसका अपवाद नहीं है। लेकिन हाँ एक बात यह है कि अपेक्षाकृत अगर देखा जाए तो जितने भी दिल्ली विश्वविद्यालयों विश्वविद्यालय में और मैंने बीएचयू के अपेक्षाकृत, हम तो खुलेआम बोल रहे हैं, हम लोग तो आंदोलन भी कर चुके हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय और बीएचयू के अपेक्षाकृत इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो प्रक्रिया है बहुत फेयर है, और यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं तो आप निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपके साथ अन्याय नहीं होने वाला है। ये हो सकता है कि किसी किसी ऐसे के साथ में जो आप जो योग कर रहा हूँ और थोड़ा सा उसके नंबर कम रहे हों, उसको हो सकता है वरीयता दी जा सकती है, लेकिन आपके साथ अन्याय नहीं होगा, ये निश्चित मान के चलिए। और यही आदमी चाहता है कि उसके साथ अन्याय ना हो। आप निश्चिंत होकर के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आ सकते हैं, और यहाँ पर कोई आपको इतनी विशेष पार्शियलिटी नहीं दिखेगी कि आप बाद में कह सकें कि ये हमारे साथ कोई बहुत बड़ा अन्याय होगा, कोई बहुत बड़ी ज्यादती, ऐसी बात आप नहीं। 30 सेकंड के इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होता मतलब। ठीक है, ज्ञान प्रकाश भाई साहब आप हैंड राइज किए, आपका कुछ सवाल है? जी सर, बस सीमित सवाल है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का हिंदी डिपार्टमेंट कैसा है? हाँ, ये आयुष भाई ग्रेजुएशन भी वहीं से किए हैं, मास्टर्स भी वहीं से है, अवंतिका का भी वहीं से है, ग्रेजुएट तो मैं भी वहीं से हुआ हूँ, ये लोग पीएचडी भी वहीं से कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। अवंतिका जी आप बता दीजिए लड़कियों के लिए कैसा है, ये भी एक बड़ा सवाल हो जाता है, तो आप ही अच्छे से बता दीजिए पूरा। डिपार्टमेंट की बात की जाए,
अगर तो मतलब डिपार्टमेंट की बात की जाए, डीयू से अगर डिपार्टमेंट बोले तो हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। यहाँ का आप साहित्य और यहाँ पे बच्चों का डिस्कशन जो बैठते हैं बच्चे डिस्कस करते हैं, तो वो बहुत अलग है। और जब से हमारा मतलब को लेके थोड़ा सा कड़कपन हुआ है कि हाँ अवंतिका आवाज जी कट आ रही है यार। रही है, आवाज अब कट क्लियर है, अब क्लियर। भी कट रही है। हाँ बोलिए। ये हमारे विश्वविद्यालय या हमारे हिंदी डिपार्टमेंट का साहित्यिक माहौल बहुत अच्छा है। और अगर सुरक्षा के दृष्टि से लड़कियों के दृष्टि से तो फिर वो भी मतलब यहाँ पे कोई ऐसी चीजें नहीं है। सुरक्षा का भी जो है सब प्रबंधन है और सिक्योरिटी गार्ड वगैरह होते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेसर और स्टूडेंट रिलेशन है बहुत आत्मीयता से भरा हुआ है। कभी ऐसा भी आपको फील नहीं कि आप कहीं बाहर या कहीं अनजान रहते हैं। कि यूनिवर्सिटी में ये देखा जाता है कि यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर का जो कनेक्शन होता है, मतलब स्टूडेंट और प्रोफेसर का कनेक्शन होता है, वो उतना नहीं होता। हमारे साथ में है तो आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि आप कहीं बाहर हैं। आप हिंदी डिपार्टमेंट से एमए कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि आप कहीं बेहतर जगह से कर रहे हैं। आपको ऐसा फील नहीं होगा कभी कि आप कहीं गलत जगह हैं। ठीक बात है। और किसी के कुछ सवाल हो तो हम ले लेते हैं। एक हाँ इस बात पर थोड़ा सा आशीष भाई मैं बोलना चाहूंगा जी, जी, कि जी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय संस्कृति कैसी है। थोड़ी सी चूंकि आज ही मैं वो संस्कृति देख के आया हूँ। आज हमारे तीन पीढ़ी एक पीढ़ी 3 या 4 पीढ़ी कह ले। एक हमारे गुरुवर हैं प्रोफेसर राजेंद्र कुमार जी। वो हमारे प्रोफेसर कुमार वीरेंद्र सर के गुरु हैं वो। और कुमार वीरेंद्र सर अन्य शोधार्थीगण प्लस बीए तक के बच्चे एक साथ इतनी आत्मीयता के साथ थे कि आपको लगता नहीं कि कौन गुरु है कौन शिष्य है। ये आत्मीयता मुझे किसी और विश्वविद्यालय में नहीं मिली। तो यहाँ की संस्कृति, टीचर स्टूडेंट रिलेशन, यहाँ की पीढ़ियों की संस्कृति, यहाँ की आत्मीयता, ये मुझे लगता है शायद ही कहीं मिले। ये बात मैं कह सकता हूँ जी। ये मैं आज ही देख के आया, मेरा आज का अनुभव है। ठीक बात है। मोहिनी आप कुछ सवाल था आपका? जी सर मैं पूछ रही थी जो दोनों एग्जाम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, तो इनके बीच कुछ अंतराल रहता है या दोनों एक साथ होते हैं, किस तरह मतलब? हाँ आयुष भाई। प्रश्न समझ में नहीं आया, एक बार प्रश्न फिर इनका से ये प्रश्न है पूछ लें। कि जब आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है उसी बार लगातार सब्जेक्टिव कंटिन्यू होता है या बीच में गैप होता है कुछ? जी दोनों प्रश्न आपको साथ में दे दिया जाता है। तो जैसे आपको पहले प्रश्न मतलब वो आपको कॉपी दी जाएगी, प्रश्न का दे दिया जाएगा। वो 2.5 घंटे आपके पास होंगे, आप अपने हिसाब से करें। लेकिन सही तरीका यही है कि आप पहले ऑब्जेक्टिव कर लें फिर सब्जेक्टिव पर जाएं। ये सही तरीका है जो मुझे लगता है हर अभ्यर्थी पालन करता है। ये करना भी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। ठीक है। शुक्रिया सर। और किसी को कोई सवाल? नहीं तो हम लगभग सारी बातें हो चुकी हैं। कुछ किसी को सवाल हो, कुछ भ्रम हो, कुछ तो बताइए। हाँ ज्ञान प्रकाश जी। जी सर, ये विषय से संबंधित तो नहीं है लेकिन बस ऐसे ही था जहन में आया। आप लोग पीएचडी के टॉपिक आप लोग के क्या क्या है, बस ये जानना चाह रहा था। हाँ आयुष भाई बता दीजिए। देखो यार, पीएचडी के विषय की जो बात है, ये अभी हम लोगों का आरडीसी नहीं हुआ है, तो अभी हम लोगों को बताने की स्थिति में नहीं है। और मुझे लगता है मैं आपको पर्सनली बता सकता हूँ, अंतिका आपको पर्सनली बता सकती है, लेकिन अभी ऐसे किसी मंच पे बताना उचित नहीं है ऐसे विषयों को, क्योंकि आरडीसी नहीं हुआ है तो विषय बताना सही नहीं माना जाता है। तो ये आशीष भाई समझते हैं, आप भी रिसर्च करेंगे तो आप समझेंगे। किस पे था ये बता दो ना। सिनॉप्सिस किस पे बनाया था? हाँ, सिनॉप्सिस किस पे बनाया था ये बताया जा सकता है। तो मैंने 2 विषयों पर सिनॉप्सिस बनाई थी। उसमें से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो मेरा पास हुआ है वो है जगन्नाथ प्रसाद मिलिन की कविताओं में राष्ट्रीय बोध का स्वरूप। तो एक बहुत बात उठती है कि विचारधारा, लोग आरोप लगाते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कोई दूसरी चल रही है, तो मेरा तो राष्ट्रीय बोध है, तो ऐसा नहीं है। आप किसी विचारधारा से हैं, आपका स्वागत है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। अवंतिका जी आपका क्या है? आपने किस क्या तक दिया? मेरा सिनॉप्सिस का विषय रहा है नाट्य रूप। आवाज आपकी कट रही है, एक बार 1850 से 19। मेरा सिनॉप्सिस का विषय ये रहा है। अभी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। मेरा विषय आधुनिक हिंदी नाट्य चिंतन का
विकास मतलब नाट्य चिंतन का स्वरूप सरोकार एवं प्रवृत्ति का अध्ययन विशेष संदर्भ लिया हमने 1850 से 1950 का। ठीक है। मेरा जो विषय है, हमने हालांकि इंटरव्यू दिया था बघेली लोक कथाओं पर। बघेली लोक कथाओं में सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ, इस विषय पर इंटरव्यू दिया था। फिर मैंने काव्यशास्त्र विषय बनाया था। अभी बदलते बदलते मैं इतिहास के सब्जेक्ट पर पहुंच चुका हूं, और मेरा जो विषय है अभी आईडीसी हुई नहीं, लेकिन लगभग वही फाइनल होगा, और वो है भारतीय चिंतन परंपरा के पुनर्निर्माण में दार्शनिकों की भूमिका, हिंदी की औपन्यासिक कृतियों के विशेष संदर्भ में। ये कोई मत पूछेगा कि इतिहास का टॉपिक आप हिंदी में लेके क्यों जा रहे हैं। ठीक है। अब बाकी किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, उसके बाद मैं समापन करता हूँ। कब होगा एग्जाम और कितना समय मिल जाएगा? एग्ज़ाम की बात अभी आयुष भाई ने बताई, लगभग अक्टूबर तक होगा, तो मतलब आपके पास 2 महीने 2.5 महीने समय है, तो उसमें आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। एक सवाल आया था कोई बुक्स का, तो ऐसे देखिए कोई स्पेसिफिक बुक तो बताई नहीं जा सकती। इतिहास की जो भी पुस्तकें हैं, चाहे आप आचार्य शुक्ल को पढ़ रहे हैं, बच्चन सिंह को पढ़ रहे हैं, डॉक्टर नगेंद्र को पढ़ रहे हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी को पढ़ रहे हैं, या इतिहास नामवर जी को पढ़ रहे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पढ़ रहे हैं, तो जो इतिहास की मुख्य पुस्तकें हैं उनको आप पढ़ते हैं, तो आपका रिटन जो एग्ज़ाम होगा बेहतर जाएगा। ये बड़ी सीधी सी बात है, कोई खास बुक हो नहीं सकती है। ठीक है। हाँ, ज्ञान प्रकाश भाई आपका कुछ सवाल फिर से एक बार बता दीजिए, उसके बाद हम देखते हैं। जी सर। हाँ जी सर, एयू में किन किन टॉपिक्स पे पीएचडी हो चुकी है, मतलब वही शोध स्मारिका करके जो भी आती है, वो कहाँ पे मिल सकती है? आयुष भाई, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की शोध स्मारिका टाइप कुछ है, अगर है तो आप मुझे प्रोवाइड करवा दीजिएगा, मैं ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है। ठीक है भाई, ये देखते हैं, इस पर मिल जाएगा। ज्ञान प्रकाश भाई, आप जहाँ से भी जुड़े होंगे तो आप मुझसे संपर्क कर लीजिएगा, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, कहीं से भी, तो अब मैं आपको तक पहुँचा दूंगा। कोई व्हाट्सएप ग्रुप है? ठीक है, कहीं भी जुड़े होंगे मेरा नंबर होगा वहाँ पे, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है। एडमिन में किसी से भी मैसेज कर दीजिएगा तो वो मुझ तक पहुँचा देंगे। ठीक है। PYQs की लिंक अगर मिलती है तो वो भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ये हम आशीष आपको शेयर कर देंगे। हाँ, ठीक है, आप शेयर कर दीजिए। एक प्रश्न आखिरी मेरा रहेगा आप दोनों से कि इंटरव्यू में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, फिर इसके बाद हम समाप्त करेंगे। अवंतिका जी आप पहले बता दीजिए, फिर आयुष भाई आप, इंटरव्यू के प्रश्न कैसे होते हैं। इंटरव्यू में आप सिनॉप्सिस लेके जाएंगे। पहला प्रश्न आपसे यही होगा कि आप मतलब नॉर्मल सामान्य प्रश्न जो है कि आप नेट है या जेआरएफ है, तो इसके बाद आपका सिनॉप्सिस का विषय क्या है और विषय से संबंधित प्रश्न होते हैं, उससे इतर कुछ नहीं पूछा जाता है हमारे यहाँ। और बहुत ही व्यवहारिक बातचीत की जाती है, बहुत सामान्य तरीके से, जैसे कि परिवार के सदस्य बैठकर बात करते हैं उस तरीके से वो प्रश्न पूछेंगे, आप उसी तरीके से हंसते हुए आराम से उत्तर देंगे, और वो कभी भी आपको ऐसा फील नहीं कराएंगे कि आपको प्रश्न का उत्तर गलत है, उसको इग्नोर करके वो आगे प्रश्न पूछते हैं। तो कभी ऐसा वो गंभीर वाला माहौल नहीं होता है, बहुत ही सामान्य तरीके से बात की जाती है, जैसा कि हमारे टाइम पे हमारे एचओडी प्रणय सर थे, तो आप सब मोस्टली बच्चे जानते होंगे प्रणय सर के बारे में, तो वैसे ही यहाँ पे सबका वैसे ही व्यवहार होता है बच्चों से, कभी वो गंभीरता वाली चीजें नहीं होती ज्यादा। ठीक बात है। आयुष जरा आप भी एक इस पर थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए और ये भी बता दीजिएगा कि कितना समय मिलता है, जरा ये भी बता दीजिएगा। इंटरव्यू के संदर्भ में 2-3 बातें हैं। पहली बात, आपको सहज रखा जाएगा। सबसे पहले आपसे बेसिक प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि आपका विश्वविद्यालय किस विश्वविद्यालय से हुआ है, पीजी हुआ है, यूजी हुआ है, आप नेट है या जेआरएफ है, नॉर्मल प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आपके टॉपिक पर आएंगे, बातचीत करेंगे। अगर आप बताते जाते हैं तो आपका इंटरव्यू 7 से 8 मिनट तक जा सकता है, क्योंकि समय की सीमा होती है, विभाग में बहुत सारे बच्चे उसी दिन इंटरव्यू दे रहे होते हैं, तो इसलिए वो आपको कम समय दें, वो हो सकता है। नहीं तो विभाग में इंटरव्यू के समय कम से कम आपको ये नहीं लगेगा कि आपका इंटरव्यू खराब गया है, ये सबसे बड़ी बात है। तो इंटरव्यू में पूरी सुविधा आपको दी जाती है, आप बोलिए एकदम। और अभी तक तो एचओडी प्रणय सर थे, बाकी मैम भी बैठती ही थी बोर्ड में, तो बोर्ड का माहौल बड़ा अच्छा रहता है, ये तो है। मतलब कोई भी आदमी अगर एक बार परीक्षा इंटरव्यू देके आएगा तो खुश होके ही निकलेगा, चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान रहेगी उसकी। एक बात, ये बड़ी अच्छी बात है। सची आपका हैंड राइज है, आपसे एक सवाल ले लेते हैं। ठीक है। हेलो आशीष जी। हाँ।
मेरा नाम सच्ची शुक्ला है और मैं भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्र रही हूँ और हाल में दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही हूँ। जी जी आज मैं सुनने आई थी अपने दोस्त को और अपने बैचमेट को, तो बहुत अच्छा लगा सुन करके और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी बच्चे जुड़े हैं उनको बहुत हेल्प होगा। तो मैं अपनी तरफ से भी कुछ बातें ऐड करना चाहती थी कि थोड़ा बहुत इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जी बिल्कुल कर स्वागत सके है तो। आपका, बोलिए। हाँ, तो हम ये मेनली कहना चाहते हैं जो भी बच्चे जुड़े हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव के लिए अगर आप परेशान हैं कि हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्या आएगा, तो अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है, जेआरएफ क्वालिफाई किया है, तो आप आराम से कर लेंगे, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मेनली रिसर्च के लिए जो श्रेया अवंतिका ने बताया, वो आप बेस्ट रिसोर्स है, आप उससे करिए और प्रैक्टिस करिए उसके लिए। और सब्जेक्टिव के लिए हम ये कहेंगे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो एमए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको सब्जेक्टिव नॉलेज हो जाएगा कि आखिर क्वेश्चन बनाए कैसे जाते हैं। क्योंकि जितना मैंने समझा श्रेया ने क्वेश्चन बताया, तो एमए में हम लोग जब मतलब सेमेस्टर के एग्जाम देते थे तो वैसे ही क्वेश्चन बनते थे। तो मुझे लगता है कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एमए का एक बार देख लेंगे तो सब्जेक्टिव के लिए आपकी हेल्प हो जाएगी कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा ही आएगा कि रामचंद्र शुक्ल की सैद्धांतिक आलोचना क्या है, व्यवहारिक आलोचना क्या है, या हजारी द्विवेदी के साथ उनका कंपैरिजन क्या है, या प्रगतिवाद क्या है, जिस मुक्त धारा के बारे में आया था। तो ये सारा कुछ सिलेबस में एमए में लगा हुआ है और वैसे क्वेश्चन एमए में भी बनते थे। तो सब्जेक्टिव के लिए मुझे लगता है बहुत हेल्प हो जाएगी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं तो मुझे लगा कि शायद मुझे अपनी बातें ऐड कर देनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया सच्ची आपका। आपके एक बात ये आशीष भाई कि सच्ची ने जो डाले हैं, जो सुझाव दिया है, बहुत बेहतर सुझाव है। बिल्कुल और सच्ची का परिचय भी करवा ही दो कि सच्ची प्रतिभाशाली हमारी बैचमेट्स हैं और इन्होंने जेआरएफ में टॉप किया है, तो ये बात तुम बता सकते हो। आयुष भाई मैं पीछे से परिचय कराता हूँ। हाँ, जब यूजी का एंट्रेंस हुआ था, सचिन शुक्ला का 3री रैंक थी, मेरी 4थी रैंक थी। ठीक है। यूजी एंट्रेंस की बात कर रहे हैं 2018 की। तो सचिन का ग्रेजुएशन वहाँ से था, पीजी भी वहीं से था। जेआरएफ टॉपर हैं और अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से शोध कर रही हैं। तो ये सचिन ने बेहतरीन सुझाव दिए। मुझे अभी याद आ गया, अभी ना हो, अच्छी मेरी बचपन की दोस्त है, हमको सुनने के लिए आई है। कोई ताल्लुक नहीं है, इनका एडमिशन हो चुका है। अवंतिका हम लोग के निमंत्रण पर आ गई है, एक हम लोग के लिए सुखद रहा। और अवंतिका तो वैसे भी मुझे लगता है साथी है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, अपना बातचीत हो ही सही जाती बात है। है। किसी के और कुछ, मुझे लगता है सारी चीज़ें बात हो गई है। हम एक समापन थोड़ा सा कर देते हैं, समेट देते हैं चीज़ों को, कि आयुष भाई, अवंतिका जी और सची तीनों ने बेहतरीन सुझाव दिए। राजेश भाई हम आपसे आखिरी सवाल ले लेंगे अभी, या तो अभी आप बता दीजिए एक। सर सबको नमस्कार सर। जी, मैं जी, यहाँ हैदराबाद से हूँ सर, जी। तेलंगाना से। जी तो सर हम इलाहाबाद से करेंगे तो हमको कुछ प्रायोरिटी दिया जाएगा सर, मतलब साउथ से हैं तो मतलब हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है हमारा जी इसी वजह से हम भी वहाँ एग्जाम देना चाहते हैं और वहाँ ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं रहता है, तो इसकी वजह से आपको पूछना चाहते बिल्कुल हैं कि सर, मुझे subject लगता exam है कि कैसा प्रायोरिटी कहते हैं? मिलती है थोड़ा सा। अगर आप गैर हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं तो आपकी थोड़ी सी कमियां भी इग्नोर की जाती हैं। ठीक है। जी सर। हाँ पर सर वो सब्जेक्टिव जो अभी जो सब्जेक्टिव जो पेपर है वो पेपर हमको मिल रहा नहीं सर ऑनलाइन से, तो कहाँ से पढ़े सर हम? ठीक है। पेपर जो भी बातें हुई हैं, जो भी कंटेंट की बातें हुई हैं, वो आप जहाँ से भी किसी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े होंगे या टेलीग्राम से, तो वहाँ मैं प्रोवाइड आपको करवा दूंगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा कहीं भी। ठीक है। जी जी सर। हाँ वो हो जाएगा। ठीक है। धन्यवाद। तो मुख्य बातें सारी हो गई। पेपर ऑब्जेक्टिव आता है, सब्जेक्टिव आता है, 25 क्वेश्चन रिसर्च से, 25 क्वेश्चन हिंदी का ऑब्जेक्टिव, फिर 200 नंबर का पूरा रिटर्न आता है। सारी चीज़ें पेपर एक साथ दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। ये सारी बातें थी। पढ़ना कहाँ से है, तो हिंदी के मुख्य साहित्यिक पुस्तकों से पढ़ना है। रिसर्च के लिए बहुत परेशान नहीं होना है। रिसर्च मेथोलॉजी के जो प्रश्न है, अभी सचिन ने एक लिंक सेंड की है, वहाँ से आप रिसर्च के प्रश्न देख सकते हैं। कुछ उससे कुछ बातें हो जाएंगी। अति मैम का जिक्र अवंतिका ने किया, उन्होंने कुछ प्रश्न करवाया है। तो रिसर्च के कुछ और PYQs के प्रश्न अदर यूनिवर्सिटीज़ के पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, वहाँ से आप देख सकते हैं। या व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जिस भी माध्यम से आप जुड़े होंगे, आप मुझ तक पहुँच जाइएगा या व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कीजिएगा। मैं आपको जो भी कंटेंट है वो प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है। इंटरव्यू की बातें, एग्ज़ाम की बातें, सारी बातें, माहौल कैसा है, सब कुछ बातें लगभग हो चुकी हैं।
राजेश भाई आपका फिर से हैंड राइज कर रहे हैं, कुछ भी एक सवाल हो तो आप आखिरी सवाल कर लीजिए, उसके बाद 1 घंटे की मीटिंग है, हम समाप्त करेंगे। सर वो एक है सर कि अब एसटी कैटेगरी से कोई वहाँ कोई रिजर्वेशन है सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी किस कैटेगरी में? एसटी कैटेगरी से है तो सर। हाँ, एसटी कैटेगरी का 7% जैसा रिजर्वेशन है, 7.5% वहाँ भी है। जी जी सर। रिजर्वेशन जो नेशनल लेवल पर जो रिजर्वेशन होता है, ठीक है, 27% ओबीसी, 15% एससी और 7.5% एसटी और 10% ईडब्ल्यूएस, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लागू है। आप पूरी नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा। जी सर। सर और एक है कि मेरा नेट नहीं है तो नहीं है सर, तो आपका नेट है या नहीं है, जेआरएफ है या नहीं है, उसके बाद भी आप एग्जाम दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बेहतर मार्क्स लाइए तो आपका एडमिशन होगा, ठीक है। आयुष भाई और अवंतिका जी, लगभग सारी बातें हमने कर ली हैं, ठीक है। तो अब हम चाहेंगे कि वक्त बस बात यहीं पे ख़त्म हो। आप दोनों का बहुत बहुत आभार, आपने सारी बातें विस्तार से की। आयुष भाई बहुत बहुत धन्यवाद, अवंतिका जी आपका भी आभार। हाँ ठीक है, आशीष सर धन्यवाद सर। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आशीष भाई, ये मेरा प्रश्न था प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। अरे स्वागत है आयुष भाई। ठीक है, अब मुझे लगता है कि सब बारी बारी से लीव कर सकते हैं, ठीक है। बहुत शुक्रिया सर।